जोश और जुनून से शराबोर उत्तर प्रदेश के भावी दरोगा को डॉक्टर अशोक शाकला का सादर नमस्कार, खमागणी और राम राम सा। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए यूट्यूब पे, आप सभी का यूपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि यूपीएसआई 2025 में आपके मूल विधि में मैं आज आपके समक्ष कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मुखातिब हुआ हूं। और भी कई तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में आपके समक्ष मैराथन क्लासेस चलेगी। यूपी धमाका, अभी यूपी के जितने भी कोर्सेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा 90% करीब डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप से मेरा निवेदन है कि आप इन कोर्सेज़ को लें और ज़्यादा से ज़्यादा इन कोर्सेज़ के माध्यम से लाभान्वित रहें। तो दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष मूल विधि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर पुनः मुखातिब हुआ हूँ। वैसे तो निरंतर हम मुखातिब होते रहते हैं, आपसे मिलते रहते हैं, वार्तालाप होता रहता है, कम्युनिकेशन होता रहता है यूट्यूब के माध्यम से या विभिन्न माध्यमों से। तो दोस्तों, कौन कौन से प्रश्न हैं देखते हैं। तैयार रहिए आप सभी। इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार रहना दोस्तों। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने हाजिर है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो देखते हैं कौन कौन से कथन है। ये अधिनियम केवल शारीरिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ही पारित किया गया है। बिल्कुल गलत है साहब। देखिए, हम इसमें बहुत तरह की हिंसाएं पढ़ते हैं। शारीरिक हिंसा हो, मौखिक या भावनात्मक हिंसा हो, या फिर कोई भी लैंगिक हिंसा या दुर्व्यवहार हो, आर्थिक दुर्व्यवहार हो, बहुत तरह की हिंसाएं इसमें धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित की गई है। केवल शारीरिक हिंसा नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है निश्चित रूप से 31 अक्टूबर 2019 को। कब? आप देखते हैं कि यह अधिनियम अब संपूर्ण भारत में लागू हो चुका है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा था, अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद में संपूर्ण भारत में लागू होता है। डेफिनेटली सही है। 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू किया गया था, निश्चित रूप से सही है। द एनफोर्समेंट डेट। इसका मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिला को कानूनी संरक्षण, सुरक्षा और समर्थन प्रदान करना है। डेफिनेटली जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं हैं, जो परिवार के भीतर रहती है, तो ऐसी महिलाओं को घरेलू हिंसा से प्रभावी संरक्षण देने के लिए, कानूनी संरक्षण, समर्थन या सुरक्षा देने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया। तो देखिए, यहाँ पर बी, सी और डी कथन सही है, परंतु कौन सा कथन गलत है दोस्तों? विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज। शारीरिक हिंसा के अलावा और भी बहुत तरह की हिंसाएं इसमें परिभाषित की गई है। कौन सी धारा में दोस्तों? धारा 3 में हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की परिभाषा में। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत बढ़िया, आपने ये जवाब दिया। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नियम की धारा 3 के अनुसार घरेलू हिंसा की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा दुर्व्यवहार शामिल नहीं है? देखिए, अभी हमने बात की, तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। इसमें घरेलू हिंसा के अंतर्गत कौन सा दुर्व्यवहार शामिल नहीं है? धारा 3 में हम देखते हैं कि घरेलू हिंसा की बहुत विस्तृत और व्यापक परिभाषा दे रखी है, जिसके अंतर्गत देखिए मौखिक दुर्व्यवहार भी आता है, अपमान या चरित्र पर सवाल उठाना। मैं आपके कमेंट्स को देख पा रहा हूं, आप उत्तर दीजिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं। मौखिक दुर्व्यवहार क्या होता है? मौखिक रूप से अपमान करना, तिरस्कार करना, गाली गलौज करना, या फिर विशेष रूप से अगर कोई भी संतान या नर संतान न होने पर अगर कोई भी अपमान या उपहास किया जाता है तो उसे भावनात्मक दुर्व्यवहार कहा जाता है। इमोशनल अत्याचार, जिसे कहा जाता है दर्द डिस्को। क्या? दर्द डिस्को। तो ये भी इंक्लूड है। सामाजिक बहिष्कार, सोशल जो एब्यूज है या बहिष्कार है, वह इसमें शामिल नहीं माना जाएगा। और आर्थिक दुर्व्यवहार, स्त्री धन छीन लेना। आर्थिक धन या आर्थिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत देखिए सिर्फ स्त्री धन छीन लेना ही नहीं आता। हमने बात की थी भी पहले वाली क्लासेज में भी कि आर्थिक दुर्व्यवहार में देखिए स्त्री को संपत्ति से वंचित करना, स्त्री धन से वंचित करना, कोई भी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करना, या फिर साझाग्रस्ती की चीज़ों को बेच देना जिसमें वो भी हकदार है घरेलू नातेदारी के आधार पर, या फिर उस पर कई तरह के आर्थिक जो संसाधन और सुविधाएं हैं उस पर अगर किसी प्रकार का बैन लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है, तो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिक मिसबिहेवियर, इकोनॉमिक एब्यूज। तो आर्थिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, हर चीज़ शामिल है। परंतु दोस्तों, कौन सा शामिल नहीं है इसमें? सामाजिक दुर्व्यवहार या सामाजिक जो बहिष्कार है वह इसमें सम्मिलित नहीं माना जाएगा। कौन सी धारा में? धारा 3 में। और ये निश्चित रूप से आपके प्रश्न आ सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम में धारा 3 जो है
वो बहुत महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि पूरा पूरा अधिनियम इस पर आधारित है। पूरा पूरा अधिनियम घरेलू हिंसा की परिभाषा पर ही आधारित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया। बी नहीं है, बी नहीं है, सी उत्तर सही होगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी, सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के क्या कर्तव्य है। तो हम देखते हैं दोस्तों इस अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत, कौन सी धारा में, धारा 5 के अंतर्गत। हाँ, इसके बाद में देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों में से लेके आया हूँ। इसके बाद हम और भी कई बार आपसे मिलेंगे, मुखातिब होंगे लाइव क्लासेस के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें मैं बहुत सारे जितने भी आपके अधिनियम है, चाहे वो मानव अधिकार हो, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, SC/ST एक्ट हो, या फिर आपके उत्तर प्रदेश की जो राजस्व संहिता है, भूमि सुधार कानून है, RTI एक्ट है, IT एक्ट है, साइबर फ्रॉड्स हैं, साइबर क्राइम है, PIL है, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अभी तो देखिए दोस्तों शुरुआत है। अभी मैंने आपके पहले भी मेरी बहुत सारी यूट्यूब पर क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं। 2021 में हर विषय के बारे में लेकर मैं आपके समक्ष प्रश्न मुखातिब हुआ हूँ, और अभी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो वास्तव में हकीकत में आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो इनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो क्या क्या कर्तव्य बता रखे हैं धारा 5 के अंतर्गत इन तीनों अधिकारियों के, कि अगर महिला सीधा पुलिस अधिकारी के पास चली जाए, सेवा प्रदाता धारा 10 में नियुक्त किया जाता है, और मजिस्ट्रेट के पास सीधा चले जाए। कौन से मजिस्ट्रेट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो केवल चिकित्सा सुविधा दिलवाने में मदद करना, इसके अलावा भी कर्तव्य हैं। केवल संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना, पीड़ित महिला को उसके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना, और कानूनी सहायता, चिकित्सा सुविधा तथा आश्रय दिलवाने में मदद करना, या केवल प्रतिवादी को तुरंत गिरफ्तार करना। तो क्या कर्तव्य हैं ये बता रखा है। तो केवल चिकित्सा सुविधा दिलवाने में मदद करना, ये तो है ही। केवल संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना, ठीक है, मतलब संरक्षण अधिकारी की अगर वह इच्छा करती है तो उसे संरक्षण अधिकारी की सेवा भी उपलब्ध करवाई जाती है, सेवा प्रदाता भी उपलब्ध करवाया जाता है, कई तरह के आदेशों के बारे में भी उसे बताया जाता है, निःशुल्क विधिक सहायता भी दिलवाई जाती है। तो पीड़ित महिला को उसके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना, कि आप इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 18 से लगाकर धारा 23 तक जितने भी जो आदेश हैं, चाहे वह संरक्षण हो, निवास हो, अभिरक्षा हो बच्चों की, सभी के बारे में उसको जानकारी दी जाएगी। और कानूनी सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया जाएगा। कौन सा अधिनियम? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा तथा आश्रय दिलवाने के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये इन तीनों अधिकारियों के तो कर्तव्य हैं, पर उस महिला के जिसके साथ में घरेलू हिंसा हुई उसके विधिक अधिकार है। ऑल दीज आर लीगल राइट्स ऑफ द पर्टिकुलर एग्रीव्ड पर्सन। ये सभी व्यतीत जो व्यक्ति है, जो महिला है, उसके विधिक अधिकार है बेटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत या तहत यदि कोई प्रतिवादी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे क्या दंड दिया जा सकता है। तो ये भी देखिए अलग से, पृथक से एक अपराध बनता है। क्या बनता है दोस्तों? धारा 31 में क्या बनता है अपराध, कि अगर जो भी प्रतिवादी है, यानी जो प्रत्यर्थी है, यहाँ पर प्रतिवादी की जगह प्रत्यर्थी ज़्यादा एग्जैक्ट शब्द है, तो कोई भी कोर्ट ने आदेश दिया तो न तो प्रत्यर्थी अपील करता है सेशन न्यायालय में धारा 29 में, और न ही मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना करता है, उल्लंघन करता है, वॉयलेशन करता है। तो धारा 31 में दोस्तों जो प्रत्यर्थी है वो पृथक से एक अपराध करता है। क्या करता है? पृथक से इसके द्वारा एक अपराध कर दिया जाता है, और जब अपराध किया जाएगा तो सजा तो निश्चित रूप से मिलेगी। तो क्या दंड सजा मिलेगी उसको? 50,000 तक का जुर्माना। हाँ यस, फटाफट से बताइए क्या आप उत्तर दे रहे हैं इसका? A, B, C या D? 50,000 का जुर्माना, मात्र कारावास 1 वर्ष तक, या जुर्माना 20,000, या दोनों? अनिवार्य रूप से 2 वर्ष का कारावास, केवल 5,000 का जुर्माना और भरण पोषण। यस, फटाफट से बताइए। हाँ, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। यस, कौन देखते हैं सबसे पहले उत्तर देता है? ऑफ कोर्स ऑप्शन बी। आप में से ज़्यादातर बी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपके लगातार कमेंट्स सामने आ रहे हैं, नाम मैं नहीं ले सकता, निरंतर नाम आ रहे हैं, पर ज़्यादातर बी उत्तर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 1 वर्ष का कारावास, या और नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर और शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, या 20,000 रुपये जुर्माना, या दोनों। अगर आप इसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज को देखें तो ये आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें धारा 33 की, धारा 33 और धारा 31 दोनों में सेम सजा है।
धारा 33 क्या बात करती है कि संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करता तो भी यही सजा है। क्या है? 1 वर्ष का कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों। तो दोनों को साथ साथ ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम। इस अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम को दोस्तों संक्षिप्त में पीठा एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीठा एक्ट के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। ठीक है ना? प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, जो कि भारत में किसको रोकने के लिए लाया गया है? वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन। हम देखते हैं कि वेश्यावृत्ति आजकल केवल भारत की समस्या नहीं है दोस्तों, पूरे विश्व की समस्या है। किसकी है? वेश्यावृत्ति का जो अपराध है वो पूरे विश्व में फैल रहा है, इसलिए बहुत गंभीर समस्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे अपराध होते हैं, धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन धाराओं में इसमें पृथक पृथक अपराध होते हैं। जिसमें धारा 5 क्या बात करती है कि अगर कोई भी वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है, प्राप्त करता है या ले जाता है, 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति करने के लिए प्राप्त करना, उत्प्रेरित करना और ले जाना। ठीक है? अब उसमें भी अलग अलग है कि अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध है तो गंभीर अपराध है, 14 वर्ष का कठोर कारावास है। फिर उसमें भी अगर बालक के विरुद्ध अपराध है तो फिर उसमें न्यूनतम 7 वर्ष है, अधिकतम आजीवन कारावास है। और फिर अगर अवयस्क के विरुद्ध है तो न्यूनतम 7 है, अधिकतम आजीवन कारावास है, तो 14 वर्ष है। तो अलग अलग क्लॉज दे रखे हैं। यहाँ पर यह पूछा गया है कि निर्धारित न्यूनतम कारावास की अवधि क्या होगी जब नाबालिग शामिल न हो। तो फटाफट से बताइए कितनी है इसमें? नाबालिग शामिल नहीं हो तो न्यूनतम कितनी है? 3 वर्ष। अगर नाबालिग सम्मिलित होगा तब तो न्यूनतम 7 वर्ष हो जाएगी, अभी मैंने बात की थी। अगर अवयस्क सम्मिलित नहीं है तब तो न्यूनतम ये, पर अवयस्क सम्मिलित ना हो तो 3 वर्ष है। अगर नाबालिग है तो 7 वर्ष न्यूनतम है, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा? तो 3 वर्ष इसमें न्यूनतम है और अधिकतम 7 वर्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सही है। ज़्यादातर आपने सी जवाब दिया है। नो 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 नो, डी नहीं है बेटा, सी है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, ढंग से पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है। किसी भी कानूनी प्रश्न को समझने के लिए, देखने के लिए आपको पूरे कानून की सामान्य जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। यस। फिर प्रश्न क्या है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न रोकथाम, प्रतिषेध या निषेध और निवारण अधिनियम, वैसे रोकथाम और निवारण एक ही शब्द होता है, यहाँ पर निवारण की बजाय शब्द होना चाहिए प्रतितोष, रेड्रेसल एक्ट। कौन सा होना चाहिए दोस्तों? प्रतितोष। तो ये रोकथाम और निवारण बोथ आर सेम थिंग, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम। प्रतितोष यानी उपचार, रिलीफ। तो इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार आंतरिक परिवार समिति, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन करना किस कार्यस्थल के लिए अनिवार्य है? टू कॉन्स्टिट्यूट द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। तो वहाँ पर कम से कम कितने कर्मचारी होंगे तभी धारा 4 के अंतर्गत आंतरिक परिवार समिति का गठन किया जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है जो कि विशाखा गाइडलाइन के बाद में जारी किया गया था या लागू किया गया था। विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य की एक सुप्रीम कोर्ट में PIL पेश हुई थी। क्या पेश हुई थी दोस्तों? PIL। विशाखा कोई महिला का नाम नहीं था, ये एक NGO था। विशाखा क्या था दोस्तों? एक NGO। इसने सुप्रीम कोर्ट में PIL पेश, इसके आधार पर ये सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट भारत में लागू किया गया। तो बताइए उत्तर आप। 5 या अधिक कर्मचारी, जहां महिला कर्मचारी कार्यरत है, 10 या उससे अधिक कर्मचारी होने चाहिए, या सभी सरकारी कर्मचारी? फटाफट से बताइए। यस। कोई बता रहे हैं डी? नो नो, बिल्कुल नहीं। ज़्यादातर का उत्तर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। वेरी गुड। तो आंतरिक परिवार समिति का देखिए दोस्तों, गठन तभी किया जाएगा जब किसी भी कार्यस्थल पर, कोई भी कार्यस्थल हो सकता है, कोई शैक्षणिक संस्था हो सकती है, कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, तो वहाँ पर जो नियोजक होता है, कौन होता है दोस्तों? नियोजक। तो ये भी प्रश्न बनता है कि आंतरिक समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? नियोजक के द्वारा, या जो मालिक है या जो ठेकेदार है, कहीं भी किसी का एम्प्लॉयर है, तो आंतरिक समिति का गठन हमेशा वो करेगा और लिखित में करेगा। उसमें 4 मेंबर्स होते हैं, ये भी आप जानते हैं, परंतु उसके यहाँ पर 10 या उससे अधिक अगर कर्मचारी हैं तभी किया जाएगा। 10 से कम कर्मचारी होने पर आंतरिक नहीं, स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जाता है। ये सेक्शन 6 में हम पढ़ते हैं। तो आप में से ज़्यादातर ऑप्शन सी बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दैट्स द
प्रिपरेशन। नेक्स्ट है कि यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को घटना की तारीख से कितने समय के भीतर लिखित में शिकायत दर्ज करनी पड़ती है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो धारा 9 है, धारा 9 में इस अधिनियम में लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद महिला पेश करती है शिकायत। क्या है इसमें? लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। तो व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड टू प्रेजेंट एन कंप्लेंट इन फ्रंट ऑफ द पर्टिकुलर कमिटीज। शिकायत यहाँ पर कमिटी के समक्ष की जा रही है, ध्यान रखना। महिला जो है उसको ये भी अधिकार है कि वह सीधा मजिस्ट्रेट के पास जा सकती है, पर इस अधिनियम के अंतर्गत 2 समितियों का भी गठन किया जाता है जांच के लिए। तो फिर लिखित शिकायत दर्ज कब कर सकती है वह? क्या इसकी लिमिटेशन पीरियड है कोई? बताइए क्या लिमिटेशन है? घटना के तुरंत बाद, 90 डेज के भीतर, विद इन 3 मंथ्स, या 6 महीने के भीतर? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि घटना की दिनांक से 3 महीने के भीतर। क्या शब्द का लिखा हुआ है यहाँ पर इस्तेमाल किया है? घटना, कौन सी घटना? सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो घटना की दिनांक से 3 माह के भीतर वह परिवाद या शिकायत पेश करेगी। और यह भी लिखा हुआ है कि अगर उसके साथ में श्रृंखलाबद्ध घटनाएं हो जाए, कंटिन्यूअसली उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तो श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की स्थिति में जो अंतिम घटना हुई है, अंतिम घटना के 3 माह के भीतर जो भी व्यथित महिला है वह परिवाद या शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। तो व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड? 3 मंथ्स। ज्यादातर का उत्तर सी है, सही है आप। किस या स्थानीय परिवार समिति, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किस प्रकार के कार्यस्थलों या परिस्थितियों में आवश्यक है? तो बताइए इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि ये जो फैक्ट है, ये प्रश्न जो है वह कौन सी धारा में से पूछा गया है? धारा बताइए आप। अगर आपको धारा भी मालूम है, अगर आपको कंटेंट्स भी मालूम है, कॉन्सेप्ट भी मालूम है, तो फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और जहाँ तक मूल विधि की बात की जाए, मूल विधि में तो आप सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। बताइए इसमें कौन सी धारा है दोस्तों? जिसने धारा बता दी इसका मतलब उसने संपूर्ण अधिनियम को ढंग से पढ़ा है। तो सेक्शन 6 में हम बात करते हैं दोस्तों। कहां पर? सेक्शन 6 क्या बात करता है? स्थानीय परिवार समिति का गठन और अधिकारिता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमिटी एंड इट्स जुरिस्डिक्शन। तो देयर आर टू कंडीशंस कि कब स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जा सकता है। तो 2 कंडीशन है कि किसी भी कार्यस्थल पर 10 से कम कर्मचारी है तो आंतरिक समिति का गठन नहीं किया जाएगा, स्थानीय समिति का गठन। और परिवाद या शिकायत स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। तो फिर क्या वही जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता जो है, मालिक जो है, वही जांच करेगा? नो। तो इसलिए स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जाता है। तो जहां 10 से कम कर्मचारी है या जहां शिकायत स्वयं नियोक्ता या नियोजक के विरुद्ध है, तभी इस समिति का गठन किया जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, आप में से किसी ने ए दिया, किसी ने डी जवाब दिया, बट एग्जैक्ट आंसर सी है दोस्तों। धारा कौन सी है? सेक्शन 6। तो यदि कोई नियोक्ता कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत अनुपालन नहीं करता है, मतलब नियोजक अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करता, जैसे आईसीसी का गठन न करना, कई सारे देखिए नियोजक के जो कर्तव्य हैं कहाँ बता रखे हैं इस अधिनियम में? धारा 19 में बता रखे हैं नियोजक या नियोक्ता के कर्तव्य। कोई 1-2 कर्तव्य मुझे और बता सकता है? ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर, जिसमें आंतरिक समिति का गठन किया जाता है, इसके द्वारा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है, साक्षियों और प्रत्यर्थियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, आंतरिक समिति समय पर जांच कर रही है नहीं कर रही ये मॉनिटर करता है, ठीक है ना, नियमित अंतराल में कार्यस्थल पर सेमिनार आयोजित करता है, कई तरह की विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि हर व्यक्ति को, विशेषकर महिलाओं को, उनके विधिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए। तो अगर धारा 19 के अंतर्गत नियोजक अपने कर्तव्यों की पालना नहीं करता, ठीक है, तो फिर धारा 26 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए सजा है, चाहे पहली बार हो या बार बार हो। तो इसमें उल्लंघन करने के लिए सजा कितनी है दोस्तों? 50,000 तक का जुर्माना। कितना है? 50,000 फाइन मस्ट बी इम्पोज्ड।
50,000 रुपये का जुर्माना उस नियोक्ता, नियोजक या मालिक पर कोर्ट लगा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26। और नियोजक के कर्तव्य कहाँ दे रखे हैं? धारा 19 में। तो हर चीज़ देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जानकारी होनी चाहिए। छोटा सा अधिनियम है, केवल 30 धाराएं हैं। देखिए प्रश्न पढ़िए और फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यस, आपके उत्तर का मैं इंतजार कर रहा हूं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत की गई शिकायत की जांच के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है? क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा सकती है बताइए आप। अभी जांच लंबित है, अभी जो इंक्वायरी इज पेंडिंग, तो जांच लंबित रहने के दौरान आप देखते हैं कुछ सिफारिशें महिला के पक्ष में की जाती है। इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 12 के अंतर्गत। धारा 10 में तो देखिए सुलह होती है दोनों के बीच में, कंसिलिएशन। 10 में जांच की जाती है 90 दिन के भीतर। 12 में अभी जांच लंबित है, तो जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला के पक्ष में जो भी समितियां हैं, कमिटीज़ हैं, वह कुछ कार्रवाई करती है, सिफारिश करती है कि सर अगर ये हो जाए तो महिला के साथ दोबारा सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं हो। तो क्या क्या है? शिकायतकर्ता को केवल वित्तीय मुआवजा दिया जा सकता है। समिति शिकायतकर्ता के अनुरोध पर मौद्रिक समझौते के आधार पर सुलह कर सकती है। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर समिति सुलह का प्रयास कर सकती है, लेकिन इसमें कोई मौद्रिक समझौता शामिल नहीं है। जांच पूरी होने तक शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। तो कौन कौन सी कार्रवाई की जा सकती है बताइए। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर समिति सुलह का प्रयास कर सकती है, लेकिन इसमें कोई मौद्रिक समझौता शामिल नहीं होगा डेफिनेटली। अब इसके अंतर्गत देखिए बहुत तरह की सिफारिशें की जाती है, बहुत तरह की सिफारिशें। आर्थिक इसमें समझौता नहीं होता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 3 तरह की रिकमेंडेशंस होती है जनरली, कि सर व्यथित महिला और प्रत्यर्थी का अन्य जगह स्थानांतरण कर दिया जाए, या फिर व्यथित महिला को 3 महीने का अवकाश यानी छुट्टी दे दी जाए, लीव फॉर 3 मंथ्स, या अन्य राहत जो विहित की जाए, अदर रिलीफ विच आर प्रेस्क्राइब्ड। पर इसमें किसी भी तरह का मौद्रिक समझौता शामिल नहीं किया जाता है, सुलह हो सकती है। ठीक है, तो ये इसमें कार्रवाई की जा सकती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ज़्यादातर देखिए सी ऑप्शन सी आ रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों बीएनएस की तरफ। भारतीय न्याय संहिता जो कि भारत का सबसे बड़ा आपराधिक कानून है, और भारतीय न्याय संहिता जो है अभी कौन सी ईयर का हो गया? 2023 का। पहले यही थी आईपीसी 1860। तो इसमें तो पहले 511 सेक्शंस थे। अभी बताइए आईपीसी में कितने सेक्शंस हैं? कौन बताएगा? 358। आईपीसी तो चेंज हो गई है, बीएनएस में कितने सेक्शंस हैं? 358। और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा आपराधिक मौलिक कानून है। दिस इज सब्सटेंटिव लॉ। मौलिक विधि किसे कहा जाता है? जिसमें अपराध की परिभाषा होती है या सजा होती है। आपराधिक मौलिक विधि किसे कहा जाता है दोस्तों? जिसमें अपराध की परिभाषा और आपको सजाएं मिलती है। तो अभी वर्तमान में सबसे बड़ा हमारा आपराधिक कानून कौन है? बीएनएस 2023, जिसको कि कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2024 को। अभी आपको पता होगा कि हमारे आपराधिक कानूनों में बहुत ज़्यादा संशोधन किए गए, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल दिया गया, जिसमें बीएनएस, बीएनएसएस और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिए गए, क्योंकि भारत की परिस्थितियाँ बदल चुकी है। पहले भारत अंग्रेजों के समय गुलाम था, अब थोड़ी गुलाम है, अब हम स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर बीएनएस के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों अध्याय 5 में, अध्याय 5 जो है हमारा, इसमें चैप्टर 5 है, वो महिलाओं और बालकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष से बात करता है। इसमें महिला व बाल अपराध के बारे में कई सारी धाराएं दे रखी है दोस्तों। और धाराएं कहाँ से है? धारा 63 से लगाकर धारा 99 तक, सेक्शन 63 से लगाकर सेक्शन 99 तक। इसमें एक अलग ही चैप्टर डाल दिया गया, चैप्टर 5, विच इज़ रिलेटेड टू द क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। तो इसमें एक धारा है, धारा 93। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अगर जानबूझकर कोई भी छोड़ने या त्यागने का अपराध करता है, कई बार माँ बाप भी बच्चों को छोड़ देते हैं, माँ बाप भी छोटे बच्चों को त्याग देते हैं बच्चे को पैदा करने के बाद। ऐसे भी आजकल देखने को स्थिति आ रही है साहब, क्योंकि हम कलयुग के ज़माने में जी रहे हैं। किसी पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता साहब। आजकल हर जगह इंसान अपने निजी स्वार्थों के लिए भाग रहा है।
भटकाव की स्थिति हो गई है ज़िंदगी में, ठहराव कहीं पर भी नहीं है, इंसान जो है वो अस्थायी आनंद के लिए भाग रहा है, तो फिर ज़िंदगी उसकी तबाह होती है। कई तरह के कानूनी दावपेच में उसको फंसना पड़ता है, ज़िंदगी पूरी नर्क हो जाती है साहब। इसलिए इंसान को कानूनी दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और कानूनी शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति अपनी लिमिटेशंस में रहे, अपनी मर्यादा में रहे, कानूनी उसको जानकारी हो, जिससे वह अपराध करने से पहले दिमाग को, अपने कानूनी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपने कदमों को वहीं थाम ले। तो सेक्शन 93 में इसमें सज़ा कितनी है दोस्तों? 7 वर्ष। अगर कोई भी इस प्रकार का करता है तो 7 वर्ष के कारावास की सज़ा और जुर्माना कोर्ट लगा सकता है। सेक्शन 93। हाँ, आप में से कईयों के उत्तर अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं, बट इसमें द एग्जैक्ट सेक्शन इज 93। ठीक है, चलें आगे। चलिए, बीएनएस के अनुसार कितने वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करना अनिवार्य है? अब देखिए, हमारे बीएनएस में कई ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाले गए हैं, क्योंकि इसमें अब संशोधन किया गया है। तो संशोधन के पश्चात आप देखते हैं कि धाराएं भी कम हो गई और कईयों में सज़ा बढ़ा दी गई। कई जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो कॉन्सेप्ट लागू हो सकते हैं उनको लागू कर दिया गया। बीएनएस में भी संशोधन किए गए, बीएनएसएस में भी किए गए। बीएनएसएस में पहले, अभी वर्तमान में 531 सेक्शन है और सीआरपीसी में पहले 484 सेक्शन ही थे। तो फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करना अब कंपलसरी है, पर कितने वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए? तो बताइए उत्तर, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर? 3 साल, 5 साल, 10 साल? 3 साल तो है ही नहीं, 5, 7, 10, 14 कितना है दोस्तों? 5, 7, 10, 14, तो 7 वर्ष या उससे अधिक। ठीक है, इसमें फॉरेंसिक साक्ष्य को एकत्रित करना अनिवार्य है। पीटा एक्ट की धारा 5 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला या बच्चे को वेश्यावृत्ति में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है तो उसे क्या न्यूनतम कठोर दंड दिया जा सकता है? ये तो शायद हमने कर लिया था, 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। उसमें देखिए 3 चीजें हैं, वापस थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। 3 चीजें मैंने बताई थी आपको, उत्प्रेरित करना, प्राप्त करना और ले जाना। तो इसमें न्यूनतम 3 वर्ष का कठोर कारावास है, अधिकतम 7 वर्ष का कठोर कारावास है। ठीक है, तो 3 वर्ष का कठोर कारावास। नाउ द पर्टिकुलर एक्ट इज स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमन के अनुसार धारा 2 के अनुसार स्त्री अशिष्ट रूपण से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 ये वाला है, 2 ये वाला। 2C में आपके किसको परिभाषित किया गया है? स्त्री अशिष्ट रूपण, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमन। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं जो कि भारत में अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी विज्ञापन के माध्यम से, प्रकाशन के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, लेख के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर किसी स्त्री के रूप को अगर अशिष्ट बताता है, गलत बताता है, अश्लील बताता है, मर्यादा के विरुद्ध बताता है, तो भारत में इस अधिनियम को लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो स्त्री अशिष्ट रूपण से क्या तात्पर्य है? बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही नजर आ रहा है आपको? केवल महिलाओं के नग्न या अश्लील चित्र बनाना, महिला की किसी भी आकृति का विज्ञापन में उपयोग करना, किसी महिला की आकृति, रूप, शरीर या अंग का ऐसा चित्रण जो अशिष्ट, अपमानजनक व निंदनीय हो या सार्वजनिक नैतिकता को विकृत करने की संभावना पैदा करे, केवल धार्मिक या वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए किया गया चित्रण। यस, तो एग्जैक्टली सी आंसर है इसका। कोई भी महिला की आकृति, रूप को, शरीर को, उसके शरीर के किसी भी अंग का अगर इस प्रकार से दृश्य रूपण करता है जो कि स्त्रियों के लिए अपमानजनक व निंदनीय हो, जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, विच इफेक्ट इज इंडिसेंट, या जिससे हमारी लोक नैतिकता या नैतिक आचार भंग होते हैं, भ्रष्ट होते हैं या विकृत होते हैं, तो एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज इंडिसेंट। हर चीज़ जो है वह अशिष्ट मानी जाएगी, स्त्री की मर्यादा के विरुद्ध मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम को कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1987 को लागू कब किया गया? 2 अक्टूबर 1987। तो ये लागू करने की दिनांक भी हर अधिनियम की आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि स्त्री अशिष्ट रूपण वाली सामग्री की प्रकाशन या वितरण के लिए प्रथम 2 सिद्धि पर क्या दंड दिया जा सकता है? तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस अधिनियम में जो अपराध होते हैं, अपराध
अपराध इसमें देखिए 2 धारा में होते हैं। कौन कौन सी धारा में? धारा 3 में और धारा 4 में। कहाँ कहाँ पर होते हैं दोस्तों? एक तो इसमें धारा 3 में अपराध है। धारा 3 बात करती है कि कोई भी व्यक्ति स्त्री, अशिष्ट, रूपण, अंतर्विष्ट या सम्मिलित करने वाले विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा। न तो खुद करेगा, न करवाएगा, न ही प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था करेगा और न ही उसमें भाग लेगा। तो ये सेक्शन 3 में पनिशेबल ऑफेंस है। धारा 4 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक, पुस्तिका, फ्लॉपी, सीडी, कोई भी मैगजीन्स, उसका न तो उत्पादन करेगा, न करवाएगा, न विक्रय करेगा, न किराए या भाड़े पर देगा, न किसी प्रकार से वितरित करेगा, न परिचालित करेगा और न ही डाक द्वारा भेजेगा। तो ये धारा 3 और 4 में इसमें अपराध होते हैं। और इन दोनों की जो सजा है, इन दोनों की जो कॉमन सजा है वह कहाँ पर मिलती है हमें? धारा 6 में। कहाँ मिलती दोस्तों? सेक्शन 6 में इन दोनों की कॉमन सजा मिलती है, जिसमें प्रथम दोष सिद्धि पर 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये जुर्माना। कितना है दोस्तों? 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये जुर्माना। वेरी गुड। इसमें भी सी ऑप्शन आ रहा है। अब बात करते हैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में, डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें सबूत का जो भार है, जिसे आप प्रमाण भार भी कहते हैं, सबूत के भार का ही दूसरा यहाँ पर शब्द क्या है? प्रमाण भार, बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वह कानून का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वह किसी भी अपराध के संबंध में किस पर होता है। तो जनरली किस पर होता है? जो कि इस अधिनियम की धारा 8A में बताया गया है। बताइए किस पर होता है? ऑप्शन सही कौन सा होगा? आप में से भी उत्तर दे रहे हैं पीड़ित व्यक्ति पर नहीं होता है बेटा। शिकायतकर्ता के रिश्तेदार पर, अभियोजन पक्ष पर, वह व्यक्ति जिस पर दहेज लेने या मांगने का आरोप है, अर्थात जो कि आरोपी है। कौन है? आरोपी। आरोपी ही होता है अभियुक्त, अर्थात जिसके ऊपर अभियोजन चलाया जाएगा। जो सिर्फ अभी आरोपी है, अपराधी नहीं है साहब। आरोपी और अभियुक्त एक ही होता है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। अब आरोप तो कोई भी झूठा भी लगा सकता है कि सर इसने चोरी की है, इसने बलात्कार किया है, इसने दहेज मांगा है, इसने घरेलू हिंसा की है। आरोप तो आजकल झूठे भी लगते हैं, साबित करना पड़ता है। तो प्रथम दृष्टया किसी भी अपराध के संबंध में अगर कोई भी आरोप लगाया जाता है तो साबित करने का भार, सबूत भार, प्रमाण भार, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा आरोपी पर होता है। किस पर होता है दोस्तों? आरोपी पर, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। इसके बाद की स्थिति भी मैं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में बता देता हूं कि सबूत का भार बदल जाता है। अगर आरोपी अगर अपने आरोप को सिद्ध कर देता है कि सर मैंने अपराध नहीं किया, आरोपी तो कहेगा सर अपराध नहीं हुआ, पीड़ित व्यक्ति कहेगा कि सर अपराध हुआ है। पीड़ित व्यक्ति की ओर से अभियोजन पक्ष पैरवी करता है, प्रोसिक्यूशन। तो फिर अगर आरोपी सिद्ध कर देता है तो कोर्ट जो है वो पीड़ित व्यक्ति को कहता है कि आप साबित करो। तो सबूत का भार पीड़ित व्यक्ति के ऊपर चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। फिर दोनों साबित करते हैं कोर्ट में और उसके बाद फिर कोर्ट गवाहों, सबूतों, दस्तावेजों के आधार पर अपना अंतिम निर्णय पारित करता है। तो दिस इज द प्रैक्टिकल प्रोसेस विच इज फॉलोड बाय द कोर्ट्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम जो पीठा एक्ट है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ पीठा एक्ट? प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। बताइए इसका जो वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए भारत में लागू किया गया, केवल सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित करना, ये तो है ही। महिला श्रमिकों के कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न ये बिल्कुल नहीं हो सकता। महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण और तस्करी को रोकना तथा वेश्यावृत्ति के व्यापार पर रोक लगाना, वेश्यावृत्ति से होने वाली कमाई पर गुजारा करने वालों को दंडित करना और तस्करी को कानूनी मान्यता देना, महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण और तस्करी को रोकना तथा वेश्यावृत्ति के व्यापार पर रोक लगाना। दिस इज द एग्जैक्ट वर्डिंग्स। ये एग्जैक्ट वर्डिंग है अनैतिक व्यापार जो अधिनियम है, जो वेश्यावृत्ति के संबंध में। अब वेश्यावृत्ति बालकों की भी हो सकती है, महिलाओं की भी होती है। आपको मालूम है कई बार महिलाओं और बच्चों की खरीद फरोख्त की जाती है, विदेशों में उनको वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया जाता है। तो फिर वेश्यावृत्ति होती क्या है? किसी भी व्यक्ति का व्यापारिक या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए लैंगिक शोषण और दुरुपयोग करना, यही वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन है। और तस्करी भी करवाई जाती है उनकी। तो ये इसका बेसिक उद्देश्य है, प्राइमरी उद्देश्य। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें भी सी आ गया। देखिए
दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत दहेज की मांग करने पर, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, क्या दंड का प्रावधान है? तो धारा 4 क्या बात करती है बेटा? दहेज मांगने के लिए, दहेज की मांग करना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो इसमें दंड का प्रावधान क्या है? एग्जैक्ट बताइए, आप फटाफट से बताइए क्या है उत्तर हो सकता है इसका। क्या उत्तर है बेटा? फटाफट बताओ। 5 साल, 15,000 जुर्माना, 10,000 केवल जुर्माना, या 6 महीने से 2 साल तक का कारावास और 10,000 रुपये तक जुर्माना। अर्थात न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास, और दोनों में ही 10,000 का जुर्माना। न्यूनतम भी 10,000 है और अधिकतम भी 10,000 है। तो दिस इज द एग्जैक्ट पनिशमेंट। ये भी इसमें सी आ गया, देखिए कोइंसिडेंस हो गया कि ज़्यादातर सी ही सही हो रहे हैं, पर ये मत मानना कि सभी में सी सही होंगे। कई बार एग्जाम्स में क्या होता है कि एक ही ऑप्शन बार बार उत्तर सही होता है, ये कोइंसिडेंस होता है, वो कोइंसिडेंस होता है। पर आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर उसमें रेगुलरली कोई ए ऑप्शन आ रहा है तो ठीक बात है, बी आ रहा है तो इट्स ओके। जानकारी होनी चाहिए और फिर ही आप क्लिक करें। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 के अनुसार दहेज से संबंधित अपराधों की कानूनी प्रकृति क्या है? मैंने आपको रेगुलर बताया है कि हर अपराध की अपनी एक प्रकृति होती है दोस्तों, व्यवहार होता है। जैसे इंसानों का व्यवहार होता है, इंसान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, गुस्सा करते हैं। अपराध भी साहब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अपराध भी हंसते हैं, कैसे भाई? गंभीर अपराध कर लिया किसी व्यक्ति ने तो अपराध गुस्सा करेंगे और पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। इसे ही कहा जाता है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जमानत भी नहीं होगी, फिर पुलिस अधिकारी जमानत नहीं ले सकता, और जमानत के लिए मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष आवेदन किया जाएगा। अधिकार स्वरूप जमानत की मांग नहीं की जा सकती, तो ये अजमानती अपराध। और राजीनामा नहीं हो सकता पार्टीज के बीच। तो इसकी जो प्रकृति है बेटा धारा 8 में बता रखी है। धारा 8 में दहेज संबंधी अपराधों की प्रकृति क्या प्रकृति है? संज्ञेय और असमनीय, कॉग्निजेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। वेरी गुड, सही है, इसमें भी सी आ गया। तो 3 प्रकृति होती है बेसिकली, यहाँ पर 3 प्रकृति बता रखी है, संज्ञेय, अजमानतीय नॉन बेलेबल व असमनीय नॉन कंपाउंडेबल। तो इस अधिनियम की धारा 8 में दहेज संबंधी अपराधों की 3 प्रकृति बता रखी है। यहाँ तो 2 ही है, पर तीनों आपको ध्यान में रखनी। क्या है? संज्ञेय, अजमानती व असमनीय। तो यहाँ पर भी फिर सी है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत में। देखिए दोस्तों, सती प्रथा को रोकने के लिए कानून लाया गया है, सती प्रिवेंशन एक्ट। सती रोकथाम या निवारण अधिनियम 1987 की धारा 4 के अंतर्गत सती के दुष्प्रेरण यानी किसी महिला को सती के लिए उकसाना। तो देखिए दोस्तों, दुष्प्रेरण में केवल उकसाना ही नहीं आता। ये जो दुष्प्रेरण है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है अबेटमेंट, क्या कहा जाता है दोस्तों? अबेटमेंट के अंतर्गत देखिए 3 चीजें आती है दोस्तों। एक तो आता है अगर कोई भी व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए अगर उकसाता है, उकसाना। फिर आता है अगर कोई भी व्यक्ति अपराध को करने के लिए सहायता करता है। फिर तीसरा आता है षड्यंत्र में सम्मिलित होना। क्या होना? षड्यंत्र में सम्मिलित होना। और षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप अपराध होना जरूरी है साहब। तो ये अगर कोई भी व्यक्ति अपराध को करने के लिए उकसाता है, सहायता करता है, षड्यंत्र में सम्मिलित होता है और उस षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप अपराध होता है, तब इसे कहा जाता है अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। ये पृथक से एक अपराध माना जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि धारा 4 में यदि कोई भी व्यक्ति सती कर्म का दुष्प्रेरण कर रहा है और उसके परिणाम स्वरूप यदि कोई भी स्त्री सती हो जाती है, अर्थात वो मर जाती है, अपराध पूरा हो जाता है, तो फिर इसके अंतर्गत कितनी सजा दी जाएगी ऐसे व्यक्ति को? मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना, या 1 से 7 वर्ष की सजा और जुर्माना, 5 साल का कठोर कारावास और 50,000 जुर्माना। बताइए इसका उत्तर, अगर आपने ये सती निवारण अधिनियम पढ़ रखा है तो। इसमें दोस्तों या तो मृत्युदंड देगा कोर्ट या फिर आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना। और अगर सती कर्म के प्रयत्न का दुष्प्रेरण होता है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी धारा 4 का दूसरा क्लॉज दे रखा है, सती कर्म के प्रयत्न का दुष्प्रेरण। सती कर्म के प्रयत्न का दुष्प्रेरण। तो फिर अब देखिए यहाँ पर प्रयत्न है, अर्थात स्त्री बच गई।
अपराधी अपने अपराध में सफल नहीं हुआ, तो इसमें फिर जो सजा होती है वह सिर्फ आजीवन कारावास और जुर्माना है। इसमें कितनी सजा है? आजीवन कारावास और जुर्माना। पर अगर सती कर्म पूरा हो गया तो फिर आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है और मृत्युदंड भी कोर्ट दे सकता है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी आ रहा है, कोइंसिडेंस, इट्स ओनली कोइंसिडेंस। फिर है कि सती प्रथा का महिमा मंडन करने यानी उसे बढ़ावा देना या उसका समर्थन करना पर क्या सजा दी जा सकती है? महिमा मंडन और गौरवान्वयन, धारा 5 के अंतर्गत हम देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है अपराध? ग्रेटिफिकेशन ऑफ सती वर्क, सती कर्म का क्या किया जाता है दोस्तों? या तो किया जाता है गौरवान्वयन या फिर इसी को कहा जाता है महिमा मंडन। क्या कहा जाता है दोस्तों? महिमा मंडन करना। अब इसमें देखिए गौरवान्वयन और महिमा मंडन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती है कि अगर कोई सती कर्म का अनुष्ठान करता है, जुलूस निकालता है, समर्थन करता है या फिर प्रचार प्रसार करता है सती कर्म का, या फिर उसके गुणगान के लिए समारोह आयोजित करता है, या फिर कोई फंड या फिर कोई ट्रस्ट की स्थापना करता है, तो एवरीथिंग इज ग्रेटिफिकेशन ऑफ सती वर्क। ये सब चीज़ सती कर्म का गौरवान्वयन या महिमा मंडन माना जाएगा। और धारा 5 में ये प्रत्यक्ष अपराध बताया गया है। और सती कर्म के गौरवान्वयन की जो परिभाषा है, परिभाषा तो आपको मिलेगी 2B में, और अपराध जो है वह धारा 5 में बता रखा है। तो इसमें क्या सजा है दोस्तों? 1 7 5 30, ऐसे याद कीजिए, 1 7 5 30, 1 7 5 30। कैसे ऐसे कैसे याद करना है? देखिए सजाओं को स्मार्ट तरीके से याद करना पड़ता है कानूनों में, क्योंकि बहुत कानून होते हैं, सजाएं इतनी याद नहीं रहती है। तो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, स्मार्ट दिमाग इस्तेमाल कीजिए कि कैसे आप एग्जाम तक याद कर सकते हो। कम से कम एग्जाम तक तो याद रहे। न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष, न्यूनतम जुर्माना 5,000, अधिकतम 30,000 जुर्माना। तो ये भी सी, फिर सी आ गया। फिर है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, पीसीपीएनडीटी एक्ट, जिसका पूरा नाम हिंदी में क्या है? गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। संक्षिप्त में इसको पीसीपीएनडीटी प्रचलित भाषा में कहा जाता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, पीसीपीएनडीटी। ओके, तो ये कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए लाया गया था। कन्या भ्रूण हत्या या फिर गिरते हुए लिंगानुपात, 2 के लिए लाया गया, या तो कन्या भ्रूण हत्या या गिरता हुआ लिंगानुपात। तो इन 2 उद्देश्य के लिए इस अधिनियम को भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया दोस्तों? 1 जनवरी 1996। लागू कब किया गया था इसको? 1 जनवरी 1996। और इस अधिनियम में दोस्तों बहुत सारे संशोधन भी किए गए थे। वो भी डेट एग्जाम से पूछी जा सकती है। कब किया गया था? 14 फरवरी 2003 को। इस अधिनियम में 14 फरवरी 2003 को बहुत ज़्यादा व्यापक संशोधन किए गए, बहुत ज़्यादा व्यापक संशोधन। तो अगर किसी भी कानून में बहुत ज़्यादा संशोधन होते हैं तो वो भी डेट जो है एग्जाम से पूछी जाती है। हाँ, सही है आप। अब 3B में क्या है बताइए आप? 3A में तो है लिंग चयन का प्रतिषेध करना, सेक्स सिलेक्शन प्रोहिबिशन। 3B में क्या है दोस्तों? पराश्रव्य मशीनों के विक्रय पर प्रतिबंध, कि अगर कोई भी मशीन, ये जितनी भी जो सोनोग्राफी मशीन है, स्कैनर्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, तो ये सभी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अदरवाइज दिस इज पनिशेबल ऑफेंस। ये धारा 3B में अपराध माना जाएगा। बिना रजिस्ट्रीकरण के इन मशीनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर केवल गर्भवती महिलाओं को मशीन बेचने पर प्रतिबंध, अल्ट्रासाउंड मशीनों का आयात पूरी तरह से प्रतिबंधित है, अपंजीकृत व्यक्तियों या केंद्रों को अल्ट्रासाउंड मशीन बेचने पर प्रतिबंध है। तो यहां पर भी साहब कौन सा उत्तर है? सी उत्तर है। दिस इज आल्सो कोइंसिडेंस। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपके जो पेपर सेटर होते हैं वो जानबूझकर एक ही ऑप्शन देते हैं। ठीक है, किसी ने टिप्पे से ही ठोक दिया सी 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 सी, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में क्या कई बार किस्मत चलने लग जाती है, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, मेहनत करने वालों को ही सब कुछ मिलता है साहब। ठीक है ना, टिप्पेबाजी करने से नहीं चलता है। अब बात करते हैं चाइल्ड लेबर एक्ट में से। क्या है एक्ट और क्या प्रश्न है?
बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में 2016 के संशोधन के बाद अधिनियम का नाम क्या हो गया है? 2016 में इसमें संशोधन किया गया था। कब? 1 सितंबर 2016 को इसको लागू किया गया, संशोधन वाले को। कब दोस्तों? 1 सितंबर 2016। तो अब इस अधिनियम का एग्जैक्ट नाम क्या है? जो कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को तो सभी व्यवसायों में और किशोरों को परिसंकट में व्यवसाय में, विच आर हैजार्डस ऑक्यूपेशंस, किशोरों को खतरनाक परिसंकट में या जोखिम भरे व्यवसायों में नहीं लगाया जा सकता। किशोर कौन? 14 से 18 वर्ष का। बालक कौन? 14 साल से कम उम्र का व्यक्ति। तो ये परिभाषाएं भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। हर अधिनियम में देखिए दोस्तों, एक तो उद्देश्य देख लेना आप, एक उसके अधिनियमित करने की दिनांक या लागू करने की दिनांक, और उसके बाद में परिभाषाएं जहाँ जहाँ भी है सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण होती है, पूछी जाती है। फिर अपराध हो कहीं या सजा हो वो देख लेना, कहीं पर किसी अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उसके कार्य हैं वो देख लेना, कहीं पर अपराधों की प्रकृति दे रखी है वो देख लेना, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हर कानून में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और वहां से ही ज्यादातर प्रश्न पुटअप होते हैं। बताइए इसका क्या उत्तर होगा? बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, एग्जैक्टली। यहां पर अब बी ऑप्शन आ गया साहब। और इस अधिनियम को लागू कब किया गया था? संशोधन किए गए थे इस दिनांक को। लागू कब किया गया था? कौन बता सकता है? लागू किया गया था 23 दिसंबर 1986 को। ठीक है, लागू करना, प्रारंभ करना, प्रवर्तन करना, आई मीन टू से एनफोर्समेंट और कमेंसमेंट डेट। तो बी उत्तर सही है। ज्यादातर विद्यार्थी बी उत्तर ही बता रहे हैं। यस, बी। नो 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 नो, सी तो देखिए बेटा पुनर्वास नहीं है। शब्द क्या इस्तेमाल किया गया ब्रैकेट में? प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम है, ठीक है ना। आप में से ज़्यादातर बी उत्तर ही बता रहे हैं। यस यस, ओके, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। संशोधित अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर किस प्रकार का प्रतिबंध है? तो देखिए इस अधिनियम की जो धारा है, जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसकी धारा 3 जो है वो स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि 14 साल से कम उम्र का अगर कोई भी बच्चा है, जिसको यहाँ बालक भी कहा गया है, ठीक है ना, जो चाइल्ड है, उसको किसी भी प्रकार के व्यवसाय में काम नहीं करवा जा सकता। बट घर का बच्चा नहीं होना चाहिए, परिवार में काम नहीं करना चाहिए। परिवार में तो हम छोटे बच्चों को कहते ही हैं काम करने का, पर बाहर का कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो आपका पारिवारिक सदस्य नहीं हो, ठीक है। तो केवल खतरनाक व्यवसायों में तो किशोरों को कहा गया है। सभी व्यवसाय या प्रक्रियाओं में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग। कोई भी व्यवसाय, प्रक्रिया, नियोजन, फैक्ट्री, उद्योग धंधा, कहीं पर भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। और अगर करवाया जाता है तो इस अधिनियम की धारा 3 में अपराध है। और हमारे संविधान में भी आर्टिकल 24 में, किसमें दोस्तों? आर्टिकल 24 स्पष्ट रूप से बात करता है कि अगर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाया जाएगा तो दिस इज द वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। तो अनुच्छेद 24 में वहां पर भी प्रावधान है, ये भी ध्यान रखना आप। संशोधित अधिनियम के अनुसार किशोर एडोसलेंट के रूप में परिभाषित व्यक्ति की आयु सीमा क्या है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, 2 फर्स्ट में तो दे रखा है, एडोसलेंट को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? किशोर को। और 2 सेकंड में परिभाषित किया गया है बालक को, ये ध्यान रखना, ठीक है। किशोर को तो कहा गया है कि जिसने 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। और बालक कौन है? जिसने 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। तो ये 2 ही परिभाषाएं इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एडोसलेंट कौन है? किशोर, 14 से 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए बी उत्तर सही आ रहा है बार बार, ठीक है। संशोधित अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर पूर्ण प्रतिबंध का एक महत्वपूर्ण अपवाद कौन सा है? ये बताइए आप। अपवाद क्या हो सकता है कि सर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करवाया जा सकता है, तो कौन सा है बताइए। इसमें एग्जैक्ट जो उत्तर है उसका यस, बी, सी। छोटे उद्योगों में सप्ताहांत पर काम करना, गैर खतरनाक व्यवसाय में काम करना, पारिवारिक उद्योगों में स्कूल के घंटों के बाद या छुट्टियों के दौरान सहायता करना बशर्ते वह खतरनाक न हो, केवल 4 घंटे प्रतिदिन खतरनाक उद्योगों में काम करना।
पारिवारिक जो उद्योग हैं या उद्यम है, फैमिली एंटरप्राइजेज हैं, स्कूल के घंटों के बाद या छुट्टियों के दौरान सहायता करने के लिए घर के बच्चों से काम करवाया जा सकता है। भाई छोटे बच्चे तो अपने परिवार के सदस्यों की मदद करते ही हैं उद्योगों में, घर के कामकाज में, तो यहाँ पर सी है साहब। वापस संशोधित अधिनियम, ये देखिए ऑल दीज आर अमेंडमेंट्स, ये सब 1/9/2016 के बाद अमेंडेड प्रोविजंस हैं। संशोधित अधिनियम के तहत बाल श्रम करवाने के प्रथम अपराध के लिए नियोक्ता पर क्या दंड का प्रावधान है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें जो अपराध हैं, यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि यहाँ पर जो अपराध किए जा रहे हैं ये 2 धाराओं में किए जा रहे हैं। एक तो है धारा 3 में, और एक जो अपराध है वह कौन सी धारा में दोस्तों, धारा 3A में। धारा 3 में तो बालक से किसी भी कार्य में काम नहीं करवाया जा सकता, और किशोर जो है उसको परिसंकट में कार्यों में काम नहीं करवाया जा सकता। और इन दोनों की जो सज़ा है वह कहाँ दे रखी है, धारा 14 में। सज़ा कहाँ है दोस्तों, सज़ा जो है वह दोनों की धारा 14 में दे रखी है अपराधों की। और धारा 14 में जो सज़ा है वह क्या है, प्रथम अपराध के लिए, यानी प्रथम दोष सिद्धि पर। प्रथम अपराध मीन्स फर्स्ट कन्विक्शन। न्यूनतम 6 महीने का या 10,000 तक का जुर्माना, 6 महीने से 2 वर्ष तक का कारावास, और 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना, 1 से 3 वर्ष तक का कारावास। तो न्यूनतम 6 माह है, अधिकतम 2 वर्ष, न्यूनतम जुर्माना 20,000 50। तो 6, 2, 20, 50 ऐसे याद कीजिए आप, 6, 2, 20, 50। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, 6, 2, 20, 50। तो याद आ जाएगा, न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष, न्यूनतम 20,000 जुर्माना, अधिकतम 50,000। और द्वितीय दोष सिद्धि पर 1-3। तो यहाँ पर प्रथम दोष सिद्धि पूछी है, प्रथम अपराध, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही माना जाएगा। एम आई राइट और नॉट? हाँ, जितने भी विद्यार्थी हैं, एम आई राइट और नॉट? चलिए, यस, ओके, गॉट इट। हाँ देखिए बेटा, कानून बेसिकली कॉमन सेंस है। कानून कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज कॉमन सेंस। हर चीज़ आप पहले से जानते हैं। कानून की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि कानूनों के अभाव में, जानकारी के अभाव में आजकल कई अपराध हो रहे हैं। एंड इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। कानूनी भूल क्षम्य नहीं होती है। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल। कानूनी भूल अगर की है किसी व्यक्ति ने तो कानून माफ़ नहीं करता है साहब। तो विधिक जागरूकता होनी चाहिए। आपका भी ये दायित्व है कि हर तरह से लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करें। तो दोस्तों, इसमें आपके बी ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, आप सभी सही हैं। मैं आपके उत्तर को देख पा रहा हूं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के ठिकाने चलाने के अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जुर्माना कितना है। तो धारा 3 में देखिए दोस्तों क्या हेडिंग कही गई है। धारा 3 जो है इसमें बात कही गई है कि वेश्यागृह चलाना या परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए सजा। अब उसमें 2 अपराध हो रहे हैं, वेश्यागृह चलाना, प्रबंधन करना, या फिर सहायता करना। इसके लिए भी प्रथम दोष सिद्धि और द्वितीय दोष सिद्धि में अलग है सजा। फिर है कि परिसर को वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करना या फिर अन्य व्यक्तियों को प्रयुक्त करने देना, उसमें भी प्रथम दोष सिद्धि और द्वितीय दोष सिद्धि है। बड़ी धारा है ये, इसमें 2 पृथक पृथक अपराध बन रहे हैं। तो वेश्यावृत्ति के ठिकाने चलाने के अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम जुर्माना कितना है? 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये या 5,000 रुपये? इसका जवाब दीजिए आप। दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। वेश्यागृह चलाना तथा परिसर को अपराधियों के लिए इस्तेमाल करना। तो वेश्यागृह चलाना, ठिकाना यानी चलाना, उसका जो परिसर है, तो उसमें 1-3 न्यूनतम प्रथम दोष सिद्धि पर क्या है? 1-3-2 और द्वितीय पर 2-5-2, अर्थात प्रथम दोष सिद्धि पर कितना है दोस्तों? दोनों में 2,000 का ही जुर्माना है। 1-3-2, 2-5-2। तो जुर्माना जहां तक है वो 2,000 तक का ही होता है, चाहे न्यूनतम हो चाहे अधिकतम हो। ठीक है, 1-3-2, 2-5-2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 की धारा 4 के अंतर्गत अशिष्ट रूपण वाली सामग्री की प्रकाशन पर प्रतिबंध का अपवाद क्या है? तो ये अपवाद भी देखिए कानूनों में इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। एक्सेप्शंस होते हैं। कई बार अपराध होने के बावजूद भी
आप अपवादों का सहारा ले सकते हैं और बरी हो सकते हैं, दोष मुक्त हो सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति धारा 4 में अपराध करता है, किसी पुस्तक पुस्तिका का उत्पादन करता है, करवाता है, डाक द्वारा कहीं पर भेजता है, ठीक है ना, या फिर विक्रय करता है, भाड़े पर देता है, तो इसके अपवाद भी इसी धारा में दे रखे हैं, धारा 4 में। क्या एक्सेप्शंस हैं? वह सामग्री जिसका उपयोग विज्ञापन और वाणिज्यिक लाभ के लिए किया गया हो, जो सिर्फ सिनेमाघरों में दिखाई गई हो, वह सामग्री जो लोक कल्याण के लिए, विज्ञान, साहित्य, कला या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए प्रकाशित की गई हो, वह सामग्री जो केवल प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की गई हो। तो एग्जैक्ट जो इसका अपवाद है वह है लोक कल्याण के लिए प्रकाशन हो, फॉर द पर्पज ऑफ पब्लिक वेलफेयर, या फिर कोई भी विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या संबंधी प्रयोजन से हो। धार्मिक प्रयोजन के लिए कई चीज़ें उत्कीर्ण की जाती है, प्रकाशित की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजियस पर्पज, तो दिस इज़ नॉट ऑफेंस, ये अपराध नहीं माना जाएगा। या फिर कोई भी प्राचीन संस्मारक या पुरातत्व स्थल पर कोई भी चीज़ उत्कीर्ण की गई, जैसे किराडू के मंदिर है राजस्थान में, अजंता एलोरा में मूर्तियाँ कई है, वहाँ अश्लील है, तो उस समय ये कानून नहीं था। उदाहरण के तौर पर बताएंगे कि अगर कोई चित्रकार है, कलाकार है, इस प्रकार से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, तो फिर ये अपराध नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी। स्त्री अशिशुपण अधिनियम के तहत अपराधों की प्रकृति क्या होती है साहब? धारा 8 में जो बताई गई है, तो धारा 8 में इसकी क्या प्रकृति है बताइए फटाफट से आप। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं। यस, प्रकृति कौन बताएगा इसकी? असंज्ञेय और गैर जमानतीय, संज्ञेय और गैर जमानतीय, असंज्ञेय और जमानती, या संज्ञेय और जमानती? हाँ बताइए दोस्तों, क्या प्रकृति है? धारा 8 में बता रखी है, ये होता है संज्ञेय और जमानतीय, डी ऑप्शन। एम आई राइट और नॉट? हाँ, कई लोग नो नो नो, बी नहीं है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना। इसमें धारा 8 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये जो अपराध होते हैं वह जमानती होते हैं, गैर जमानती नहीं होते हैं, अजमानती नहीं होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अर्थात पुलिस थाने में ही जमानत हो जाएगी, या अधिकार स्वरूप जमानत की मांग की जा सकती है और देनी पड़ेगी जमानत। जमानती अपराधों में जमानत देनी पड़ती है साहब, ठीक है, क्योंकि सरल प्रकृति का अपराध बता रखा है इसको। पर यह भी संज्ञेय अर्थात पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप में से ज्यादातर ने ये दिया है, गलत है ये भी, ये सही है दोस्तों। फिर है कि इस स्त्री अशिशुपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति धारा 5 राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किस रैंक के राजपत्रित अधिकारी में निहित होती है? तो धारा 5 जो है उसकी हेडिंग क्या बात करती है? प्रवेश करने व तलाशी की शक्ति साहब। अगर कहीं पर भी ये सूचना मिलती है कि कोई भी व्यक्ति स्त्री अशिशुपण कर रहा है, चाहे वह फैक्ट्री में करे या कहीं पर भी करे, अपने घर पर करे, तो अपराध है। इसमें हम देखते हैं कि धारा 3 और 4 में अपराध है। तो फिर धारा 5 ये कहती है कि राज्य सरकार क्या करती है? एक राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त करती है, एनी गजेटेड ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और उसको ये कहा जाता है कि भाई आप ऐसे स्थान में पहले प्रवेश कीजिए और फिर उसकी तलाशी लीजिए। बिकॉज इसमें अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं, बिना वारंट के प्रवेश किया जा सकता है, तलाशी ली जा सकती है। उसमें भी हमारी BNSS में कई प्रावधान है, उसमें इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी। बट कौन से रैंक का अधिकारी होता है? उप निरीक्षक से ऊपर की पंक्ति का अधिकारी होना चाहिए। जनरली जो SI जो आप बनने जा रहे हैं, सब इंस्पेक्टर, उससे ऊपर की पंक्ति का अधिकारी होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 6 के अंतर्गत यदि दहेज किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया है तो उसे कितने समय के भीतर महिला को सौंपा जाना अनिवार्य है? तो दोस्तों इसमें सेक्शन जो 6 है उसकी हेडिंग क्या बात करती है? दहेज का पत्नी व उसके उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए होना। किसके लाभ के लिए होना दोस्तों? उसके जो वारिशान हैं, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीगल एलाज हैं, उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए होना। दिस इज द एग्जैक्ट हेडिंग ऑफ सेक्शन 6। ये धारा 6 की एग्जैक्ट हेडिंग है कि सर कानून ये मानता है कि भले ही दहेज लिया गया या दिया गया, पर ये उसका स्त्री धन है, स्त्री का ये स्त्री धन है, चाहे वह गहने हो, संपत्ति हो, उपहार हो, कुछ भी हो,
तो हक किसका होता है? उस पत्नी का जिसकी शादी हो रही, जो पत्नी बनने जा रही है। तो अगर मान लीजिए उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त किया, भाई हक किसका था? महिला का, पत्नी का। पर उसकी ओर से उसके निमित्त किसी अन्य व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, तो कर लिया साहब, तो वापस उस स्त्री को, जो पत्नी है, उसको लौटाना पड़ेगा। उसकी उसमें भी 3 कंडीशंस दे रखी है, देयर आर 3 कंडीशंस, कि अगर विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया है तो विवाह के 3 माह के भीतर, विवाह के समय या पश्चात किया गया तो प्राप्ति के 3 माह के भीतर, और अगर लड़की या स्त्री जो है वह अवयस्क के 18 साल से कम है, तो जब वह स्त्री 18 साल की आयु प्राप्त कर लेती है तो उसके 3 माह के भीतर लौटाना पड़ेगा। अल्टीमेटली देर इज अ पीरियड विच इज 3 मंथ्स, 3 महीने के भीतर भीतर उसे लौटाना पड़ेगा। ठीक है, विवाह के 3 माह के भीतर, 3 महीने के भीतर है दोस्तों। अब यहां पर अलग अलग कंडीशंस है। दहेज किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया तो उसे कितने समय के भीतर महिला को सौंपा जाना अनिवार्य है? विवाह के 3 महीने के भीतर। ठीक है ना? वैसे 3 दहेज प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर भी अलग अलग कंडीशंस हैं, बट जनरली विवाह के 3 महीने के भीतर भीतर लौटाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यस। अब देखिए आपके लिए उत्कर्ष जो है वह दिवाली ऑफर लेकर आया है, धमाकेदार ऑफर है आपके उत्तर प्रदेश के दोस्तों। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, जितने भी, उन सभी पर उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से आपके लिए देखिए अप टू 90% ऑफ, 90% आपको डिस्काउंट ऑफ दिया जा रहा है, और एक्स्ट्रा 13% ऑफ ऑन टॉप कोर्सेज। ठीक है, इसमें आप ये यूज कोड इस्तेमाल कर सकते हैं UC13, और कोर्स वैलिडिटी एग्जाम्स तक। बहुत ही शानदार ऑफर है। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, आप इस ऑफर का यूज़ कीजिए, इसको अवेल कीजिए। और ये अभी सिर्फ और सिर्फ दीपावली का ऑफर है, जो कि कब तक वैलिड है? 24 अक्टूबर तक ही दोस्तों वैलिड है। तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी आपको उत्कर्ष क्लासेज की तरफ से दी जा रही है। यू हैव टू अवेल दिस पर्टिकुलर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको इस गोल्डन ऑफर को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। तो कौन कौन से दोस्त हैं? जिसमें देखिए उत्तर प्रदेश जो दारोगा बैच है, जिसे गौरव बैच कहा गया है, हमारे करंट अफेयर्स के धुरंधर विद्वान कुमार गौरव सर जो हैं, वह निरंतर आपसे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते रहते हैं, और पूरे भारत की एक बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है। तो जो गौरव बैच है उसमें भी देखिए आपके 50+ मास्टर क्लासेस बाई कुमार गौरव सर, 450+ आवर्स लाइव क्लासेस, 50 टेस्ट है जिसमें 40 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ है। ब्रह्मास्त्र 3 कोर्स इसमें फ्री दिया जा रहा है, स्टैंडर्ड 549 में सिर्फ। देखिए कितने कम रुपए में, ओनली 549। प्राइम कोर्सेज जो है उसमें 1299 में, जिसमें बुक्स अवेलेबल इन प्राइम कोर्सेज। आपको घर पर जो भी प्रिंटेड नोट्स हैं, प्रिंटेड बुक्स है, वो आपको भेजी जाएगी। तो बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी उत्कर्ष क्लासेज आपके लिए लेकर आया है। UP TGT, जिसमें सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज हैं, गणित, जीव विज्ञान, इंग्लिश, एंड 500+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर इंक्लूड। शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, लाइव आपकी क्लासेज होगी। बहुत ज़बरदस्त, लाजवाब और धुआंधार तैयारी आपके होने वाली है इन कोर्सेज के माध्यम से। तो दिस ऑफर इज़ ओनली फॉर दिवाली। ऑल दीज आर दिवाली स्पेशल ऑफर्स। एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट इज गिवन टू यू, तो यू हैव टू अवेल ऑल दीज गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। इसके साथ ही साथ दोस्तों शिक्षक बैच जो कॉम्बो है, UP LT ग्रेड मैथ्स एंड GK इज इंक्लूड, स्टैंडर्ड 1800 रुपये में, और प्राइम कोर्सेज देखिए 6500 की बजाय ओनली 30% अतिरिक्त डिस्काउंट के साथ में आपको सिर्फ 1914 रुपये में ये आपको दिया जा रहा है। दिस इज आल्सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शिक्षक बैच जिसमें UP LT ग्रेड बायोलॉजी प्लस GK स्टैंडर्ड्स इज ओनली गिवन इन 1566, एंड with 30% extra discount you can use this code UC13 only in 1740, and books are available in prime courses। शिक्षक बैच ये भी आपके समक्ष उपस्थित है, ये भी आपके समक्ष आप ले सकते हैं। बहुत सारे देखिए शिक्षक बैच भी आपको दिया जा रहा है, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। इतने में बहुत कम लोग देते हैं, और चूँकि ये दीपावली के इस शानदार त्यौहार पर जो कि हम सभी मनाते हैं, उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। दरोगा का भी जिसमें आपको बेहतरीन कोर्स दिया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इस दीपावली के शुभ अवसर को आप अवेल कीजिए। आपको बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दीपावली का ये जो त्यौहार है वह हमेशा ज़िंदगी में रोशनी लेकर आए, हमेशा आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, ज़िंदगी में उत्तरोत्तर आप निरंतर आप
अपनी मंजिल को प्राप्त करते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अभी के लिए इतना ही। जब भी मिलूंगा तुमसे एक सुकून से मिलूंगा और भर दूंगा कानून तेरे सीने में, एक जुनून से मिलूंगा। आप सभी विद्यार्थियों का आप लाइव जुड़े मेरी क्लास में, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।